मंडप में आग लगने वाली शाम से 2 दिन पहले अजयराज रेलवे यार्ड वाले अपने अड्डे पर बैठा काफी परेशान था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो काफी गुस्से में है। अपने हाथ में पकड़े छोटे से मिट्टी के घड़े से उसने पानी पिया और जोर से उसे फेंकते हुए बोला, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? 2 मिनट के लिए मेरी आंख क्या लगी, वो लड़की मेरी चंगुल से बचकर निकल गई। ये मौका भी मेरे हाथों से चला गया। अब मैं कैसे लतिका के रक्षक कार्तिक को अपने रास्ते से हटा सकूंगा? ये सोचते हुए वो यहाँ वहां भटकने लगा। तभी अचानक उसके यार्ड के आसपास कुछ दस्तक हुई, जिसे सुनकर अजयराज चौंकते हुए बोला, इस समय भला यहाँ कौन आ सकता है? इतना सोचकर उसने अपने आप के थोड़े से सामान को व्यवस्थित कर दिया और दोबारा अपने आसन पर जाकर बैठ गया, ताकि देखने पर लगे कि कोई सिद्ध पुरुष यहाँ विश्राम कर रहा हो। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, मैं कितने दिन तुम्हारे पास रही, लेकिन तुम्हारा नाम पूछना रह गया था। ये सुनते ही जब अजयराज ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने इशिता खड़ी हुई थी। ये देखकर अजयराज हैरान रह गया और अचानक उठते हुए बोला, तू तो यहाँ से भाग गई थी, फिर लौट कर क्यों चली आई मेरे पास? तब इशिता बोली, मेरे जाने से पहले जो डील तुमने मुझे बताई थी, मैंने उस बारे में विचार किया। तब आश्चर्य से भरा अजयराज दोबारा बोला, मतलब क्या विचार किया है तूने? तब इशिता बोली, रोहित एक ही तो लड़का था जिसे तूने मार दिया, और अभी मुझे पता चला कि 3 दिन बाद उसकी लाश बरामद हुई है। लेकिन मुझे तो अब कोई चाहिए ना जो मेरे काबू में हो। कार्तिक बड़ा ही भोला सा लड़का है। जब तूने उसके बारे में मुझे बताया तो मुझे लगा कि मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, पर क्या करती, कंगाल आदमी के साथ रहकर भी तो नहीं रह सकते। लेकिन अभी मुझे पता चला है कि उसको इंश्योरेंस की एक बड़ी रकम मिलने वाली है। तुम चाहते थे कि मैं उसे मार दूं? ये सुनकर अजयराज गुस्से से भरी आवाज में बोला, और तू नहीं मारेगी तो मैं मारूंगा। ये सुनकर इशिता हंसते हुए बोली, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अजय। पहले मेरी बात सुनो पूरी। तुम चाहते हो कि तुम उस लड़की से कार्तिक को दूर कर दो ताकि वो लड़की तुम्हारे काबू में आ जाए, और मैं चाहती हूँ कि कार्तिक उस लड़की से दूर होकर मेरे पास लौट आए, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। तुम्हें लड़की चाहिए और मुझे पैसा, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ मिलकर अपने मकसद के करीब पहुंचा जाए। इतना कहते हुए इशिता ने अजयराज की ओर देखकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, लेकिन याद रखना, आज के बाद मुझे और मेरे लोगों को मारने की धमकी दी तो तेरा भी खेल खत्म। ये सुनकर अजयराज जोर से हंसते हुए बोला, मैंने इतनी लालची लड़की को कभी नहीं देखा। तेरा ये निर्लज्ज रूप देख आश्चर्य से मुझे हंसी आ गई। ठीक है, तू तेरे तरीके से काम कर, लेकिन याद रहे, वो शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, वरना मेरा लतिका को पाने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। इसके बाद इशिता वहां से निकल गई। वर्तमान समय में आग में फंसने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि ये इशिता ही थी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सारा माहौल नियंत्रण में आने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में 3 से 4 लोग घायल हुए थे। जैसे ये खबर आई कि सभी लोग ठीक है, तो एक बार फिर फेरे के लिए दोनों जोड़ों को तैयार कर दिया गया। पारस जी ने परेशान चेतन को दिलासा देते हुए कहा, चेतन, जो हो गया उसे भूल जाओ। मुहूर्त निकला जा रहा है, हमें बच्चों के फेरे भी शुरू करवाए हैं। चलो आओ हमारे साथ। इतना कहते हुए पारस जी चेतन को मंडप के करीब ले गए। उधर लतिका कार्तिक के थोड़े से जले हुए हाथ को देखकर उस पर चिल्ला रही थी। वो कार्तिक को डांटते हुए बोली, क्या जरूरत थी कार्तिक शेरवानी पहनकर स्टंट करने की? अब देखो ना, अपना हाथ जला लिया। ये सुनकर भी कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो मन ही मन अब भी इशिता के वहां होने के बारे में सोच रहा था। तभी चेतन उन सभी के पास आकर बोला, बच्चों आओ, अब सब ठीक है। वो तो छोटी सी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। अच्छा हुआ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चलो, फेरों का वक्त हो गया है। ऐसे छोटे मोटे हादसों के चक्कर में बड़े बड़े काम थोड़ी रुकते हैं। कहते हुए चेतन हल्का सा मुस्कुराया। तब गौतम भी मुस्कुराते हुए चेतन के पास आकर बोला, काका आप ठीक तो है ना? तब चेतन भी बोला, अरे बेटा, इससे बड़ी बड़ी आग का सामना किया है मैंने, और तुम्हारे पिता ने। भला हम लोगों को क्या होना है? अब बातें बाद में करना, मुहूर्त निकला जा रहा है।
इतना कहते हुए चेतन की नजर शांत खड़े कार्तिक पर पड़ी। तब चेतन ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, कार्तिक। लेकिन कार्तिक ने एक बार में चेतन की बात भी नहीं सुनी। तभी लतिका उसे खींचते हुए बोली, आखिर तुम्हें हुआ क्या है कार्तिक, अब चलो भी। इतना कहते हुए सभी हंसते हुए मंडप तक पहुंच गए। थोड़ी देर में पुरोहित जी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। शालिनी और गौतम के चेहरे पर काफी मुस्कान थी। वहीं लतिका और कार्तिक भी शादी से खुश थे। लेकिन तभी लतिका धीरे से कार्तिक से बोली, कार्तिक, कम से कम अच्छे से मुस्कुराओ तो सही। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें जबरदस्ती मंडप में बिठाया गया है। ये सुनकर कार्तिक भी लतिका की टांग खींचते हुए बोला, और नहीं तो क्या, मैं भला तुमसे शादी क्यों करता। ये सुनते ही लतिका प्यार भरे गुस्से से उसे घूरने लगी। देखते देखते देर रात तक चल रही सारी रस्में कंप्लीट हो चुकी थी। सभी लोग देर रात शादी के बाद घर पहुंच गए। गोमती ने अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। उसके बाद जब दोनों कपल अपने अपने कमरे में पहुंचे तो दोनों के कमरे लाल रंग के फूलों से सजे हुए थे। कुछ पल यूं ही बैठे रहने के बाद गौतम शालिनी की गोद में लेटकर बोला, तो आखिर तुम मेरी पत्नी बन ही गई। गौतम की बात सुनकर शालिनी भी अपनी दोनों बाहें गौतम के गले में डालकर उसके गालों को धीरे से चूमते हुए बोली, सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी हो गया ना। इसके जवाब में गौतम ने शालिनी को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, जो भी हुआ हो, लेकिन सच कहूं, मैंने इस दिन का या ऐसा कहूं इस रात का बेसब्री से इंतजार किया है। इतना कहते हुए गौतम ने अपनी बाहों में जकड़ी शालिनी के होठों पर अपने होठों को रख दिया, जिसके चलते शालिनी के पूरे शरीर में सिहरन से उठ गई। दूसरी तरफ कार्तिक जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो लतिका अपना घूंघट डाले उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन कार्तिक उसके पास आकर बैठ गया और बोला, पागल हो गया, इस तरह घूंघट क्यों डाल रखा है। तब लतिका तुरंत घूंघट हटाते हुए बोली, बुद्धू, ये एक रस्म होती है जहां दुल्हन को ना उसका पति पहली रात पर कोई तोहफा देता है। जरा बताओ क्या लाए हो तुम मेरे लिए। तब कार्तिक हंसते हुए बोला, मैं नहीं मानता ऐसी रस्में। ये सुनते ही लतिका का चेहरा सा उतर गया और वो बिना कुछ कहे दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठ गई। तब कार्तिक बड़े ही प्यार से उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। कहते हुए कार्तिक ने एक छोटा बॉक्स लतिका के सामने कर दिया। जैसे उसने वो खोल कर देखा तो उसमें गोल्ड लॉकेट था, जिस पर लतिका और कार्तिक की तस्वीर बनी हुई थी। लतिका वो लॉकेट देखकर बेहद ही खुश हो गई थी और जोर से कार्तिक को गले लगाकर बोली, थैंक यू सो मच माय लव। इतनी तकलीफ और इतने झगड़ों के बीच आज फाइनली हमने एक दूसरे को पा ही लिया। ये सुनकर कार्तिक ने भी लतिका को अपनी बाहों में लेकर कहा, अगर भविष्यवाणी वाकई सच है तो आज के बाद तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सच कहूं, मुझे लगता है मुश्किलें अभी और आने वाली है। इस बात के जवाब में लतिका ने कहा, तो क्या हुआ, हम मिलकर उसका सामना कर लेंगे। शायद इसलिए हमारी किस्मत ने हमें मिलाया है। इतना कहते हुए लतिका उठ खड़ी हुई और कार्तिक की आंखों में देखकर उसकी ओर बढ़ने लगी। कार्तिक ने हल्का सा धक्का देकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसके नरम गुलाबी होठों पर अपने होठों को रखकर उसे चूमने लगा। होठों से लतिका की सुंदरता का पान करते हुए कार्तिक उसकी गर्दन की ओर बढ़ा। जैसे ही कार्तिक ने उसकी गर्दन को चूमा, लतिका के मुंह से सिहरन भरी आवाजें उठने लगी। तभी लतिका ने भी कार्तिक के चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों के बीच थाम लिया। लतिका के नरम गुलाबी होठों को अपने गालों पर महसूस करके कार्तिक की मदहोशी भी बढ़ते जा रही थी। तभी लतिका अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए बोली, कार्तिक, मेरे पास आओ, बस बहुत हो गई ये दूरी। ये सुनते कार्तिक ने उसे जोर से गले लगा लिया और पूरे उत्साह के साथ दोबारा उसके होठों को चूमने लगा। धीरे धीरे कार्तिक अपने कपड़ों की ओर बढ़ने लगा। लतिका भी इसमें उसका पूरा साथ दे रही थी और जाने कब कार्तिक के कपड़े उससे अलग हो गए, उसे पता भी नहीं चला। सर्द भरी रात में दोनों एक दूसरे के शरीर की गर्मी को महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक कार्तिक की आंखों के सामने इशिता का चेहरा आ गया और उसका मन विचलित हो उठा। वो तुरंत ही लतिका से अलग हो गया और दूसरी तरफ चेहरा करके बैठ गया। लतिका उसके इस बर्ताव से अचानक ही परेशान हो गई। वो तुरंत ही अपने कपड़ों को संभालते हुए बोली, क्या हुआ कार्तिक, आप अचानक इस तरह मुझसे दूर क्यों हो गए। तब कार्तिक गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे माफ कर दो लतिका,
शादी की पहली रात तुम्हारा मन खराब करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन लगता है मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये सुनकर लतिका मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई और उसका सिर अपने ऊपर रखकर बोली, कोई बात नहीं, अभी तो हमारी मैरिड लाइफ शुरू हुई है, मैं बुरा नहीं मानूंगी। ये सुनकर कार्तिक उसे प्यार से भींचते हुए बोला, थैंक यू। ये सुनकर लतिका धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। तब कार्तिक मन ही मन बोला, सॉरी लतिका, जब तक ये इशिता का चक्कर खत्म नहीं हो जाता मेरा मन शांत नहीं होगा। इसके बाद कार्तिक की आंख लग गई। सुबह लतिका की नींद तब खुली जब उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। कार्तिक अब भी सोया हुआ था। लतिका ने तुरंत ही अपने आप को ठीक किया और जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर शालिनी खड़ी थी। लतिका शालिनी को देखकर बोली, अरे वाह, क्या बात है, साड़ी तो बड़ी जच रही है मेरी जान। तब शालिनी लतिका को हल्का सा धक्का देते हुए बोली, चुप कर, अब मुझे शालू बोलना बंद कर, शालू भाभी बोल। थोड़ी इज्जत दे यार, आफ्टर ऑल मैं रिश्ते में तुझसे थोड़ी बड़ी हूँ। ये सुनकर लतिका उसके गले में हाथ डालकर धीरे से उसके कान में बोली, वो सब छोड़, तो ये बता कैसी गुजरी रात। तब शालिनी उसे धक्का मारते हुए हंसकर बोली, बेशर्म, तुझसे तो बस बकवास करा लो। कार्तिक भैया को जगा, उनसे मिलने उनकी कोई दोस्त आई है। ये कहते हुए शालिनी कमरे के बाहर निकलते हुए बोली, मैं चली, मैं तो बस इतनी खबर देने आई थी। दोस्त का नाम सुनते ही लतिका परेशान हो गई। उसने गैलरी से झांक कर देखा तो चेतन हॉल में बैठे किसी लड़की के साथ बात कर रहा था। लतिका ने तुरंत ये खबर कार्तिक को दे दी। कार्तिक हैरानी से अपनी आंखें मसलते हुए उठा और लतिका के साथ गैलरी में आकर उसे देखने लगा। उन दोनों को देखते ही हॉल में बैठा चेतन बोला, अरे आओ आओ बच्चों, कार्तिक तुम्हारी ये दोस्त बड़ी प्यारी है, तुमसे मिलने आई है। जैसे कार्तिक ने उस लड़की की ओर देखा तब वो लड़की कार्तिक की ओर मुड़कर बोली, हाय कार्तिक, कैसे हो। उस लड़की की सूरत देखते ही कार्तिक के चेहरे का रंग बदल गया और वो हैरान हो गया। तब लतिका ने धीरे से पूछा, कार्तिक जी कौन है ये। फटी आंखों से उसे देखते हुए कार्तिक बोला, इशिता। आके घर में आने के पीछे